सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम मिठाई वाला पृष्ठ संख्या 28 से आरंभ करेंगे। इससे पहले हमने यह जाना कि कैसे 8 महीने बाद जो खिलौने वाला था वह मिठाई वाला बनकर आता है और रोहिणी अपने बच्चों के लिए उससे मिठाई खरीदने की मांग करती है अपने दादी से, वो भी 4 पैसे की, और वह 4 पैसे मिठाई वाले के सामने फेंक देती है। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। अब आगे बढ़ते हैं। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो, अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता ही नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। जब रोहिणी मिठाई वाले के सामने पैसे फेंक देती है तो मिठाई वाले पैसे उठाकर फिर मिठाई देने के लिए मिठाइयाँ गिनने लगता है। लेखक यहाँ पे यही कह रहा है। और तभी दादी कहती है कि अच्छा 25 नहीं दे सकते 1 पैसे की तो 20 ही दे दो। कहते कहते दादी माँ कह रही है कि अरे हाँ मैं तो अब बूढ़ी हो गई ना, अब मुझे नहीं पता आजकल के ज़माने में मोल भाव कैसे करते हैं। बेचने वाले और ख़रीदने वाले में हमेशा से मोल भाव होते रहा है। यह सब कहते कहते दादी माँ जो बूढ़ी हो गई थी, उनके मुंह में दांत नहीं है, आवाज़ पोपली हो गई है, उस पोपली मुंह से वह मुस्कुराने लगती है। रोहिणी ने दादी से कहा कि दादी माँ इससे पूछो कि क्या तुम इस शहर में पहली बार आए हो या इसके पहले भी आए थे? तुम इस शहर के नहीं लग रहे हो। दादी माँ रोहिणी की बात सुनकर इस प्रश्न को दोहराने का प्रयास करती ही है कि मिठाई वाला जवाब देता है कि पहली बार नहीं आया हूँ, इसके पहले भी मैं कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ। रोहिणी अंदर से बोली कि क्या पहले तुम मिठाई बेचते आए थे या किसी और चीज़ को लेकर आए थे? तो मिठाई वाला रोहिणी की इस बात पर बहुत ही खुश भी हुआ, उसे संदेह भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि कोई मुझसे इतना लगाव क्यों रखा है। वह इन तीनों बातों को अपने दिमाग में रखते हुए जवाब दे रहा है कि इसके पहले मैं मुरली लेकर आया था और उसके पहले मैं खिलौने लेकर आया था। अगला अनुच्छेद। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अव्यर्थ उन बातों को क्यों चर्चा करो, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। जब मिठाई वाले ने बताया कि वह इसके पहले भी आ चुका था मुरलियाँ लेकर या खिलौने लेकर, तब रोहिणी को समझ में आ गया कि उसका जो अनुमान है, जो अंदाज़ा है, वो बिल्कुल सही था और उससे और भी सवाल पूछने के लिए उत्सुक हो गई। वो बोली कि यह सब काम कर कर तुम्हें क्या मिलता है? मिठाई वाला बोला, मिलता कुछ नहीं, बस खाने भर को मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, मैं भूखा सो जाता हूँ, पर हाँ एक चीज़ मुझे ज़रूर मिलती है, वह है संतोष और धीरज, और कभी कभी बहुत सारा सुख मिलता है और मुझे यही चाहिए, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है।
सो कैसे, यह भी बताओ, रोहिणी पूछ रही है। तो मिठाई वाला जवाब दे रहा है कि अब व्यर्थ की बातें अर्थात बेकार की बातों पर क्यों बात करें हम, आप उनको जाने दीजिए। उन बातों को अगर आप सुनेंगे तो आपको दुख होगा। तो रोहिणी कहती है कि जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ, बेचैन हूँ। अगर तुम्हारे कोई परेशानी ना हो तो मैं तुमसे और भी मिठाइयाँ ले लूँगी, लेकिन अपने बारे में ज़रूर बताओ। अगला अनुच्छेद। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस रहे हो। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी के बार बार पूछने पर मिठाई वाला अपनी जो ज़िंदगी है उसके बारे में बताता है बहुत ही गंभीरता के साथ, और कहता है कि मैं भी अपने शहर का बहुत ही नामी आदमी था। बहुत लोग मुझे जानते थे। मेरे पास बहुत बड़ा मकान था, मेरा खुद का व्यवसाय अर्थात धंधा, काम करना, घोड़े थे मेरे पास, गाड़ियाँ थी, नौकर चाकर सब कुछ था मेरे पास। मेरी स्त्री भी थी, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। मिठाई वाला कह रहा है कि उसके पास भरा पूरा एक परिवार था और वही सब कुछ उसके लिए था। कह रहा है कि बाहर संपत्ति का वैभव तो भीतर सांसारिक सुख था, अर्थात पैसे रुपये तो थे ही, घर पे संसार का भी सुख था, पत्नी और बच्चों का। स्त्री उसकी बहुत सुंदर थी और वह उसके लिए जान के समान थी। उसके दोनों बच्चे इतने सुंदर थे जैसे कि सोने के चलते फिरते खिलौने हो। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, अर्थात जब वो खेलते रहते, सारा दिन हुड़दंग मचाते रहते थे तो घर में सारा दिन शोर मचा रहता। लेकिन समय की गति देखो, विधाता का खेल देखो, अब इनमें से कोई नहीं है। यह दृश्य बहुत ही मार्मिक दृश्य है, अर्थात दुख भरा। वह दादी से कह रहा है, दादी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी जान भी ले लूँ, अपने प्राण निकाल दूँ, लेकिन नहीं निकाल सका। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ जिनको मैंने खो दिया है। मिठाई वाले का मानना है कि आखिर वो अंत में होंगे तो यहीं कहीं होंगे, कहीं ना कहीं तो जन्म जरूर लिए होंगे। उस तरह से जीवन जीता तो हर दिन घुट घुट कर मरता, लेकिन इस तरह का जीवन जीकर मैं संतोष के साथ कम से कम मर तो सकूंगा। इस तरह रहता, क्षमा करें, इस तरह के जीवन से मिठाई वाला कह रहा है कि कभी कभी मेरे बच्चों की झलक इन बच्चों में मुझे मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है कि वे इन्हीं बच्चों में खेल कूद रहे हैं, उछल कूद रहे हैं। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आपकी दया से मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, जो नहीं है वो ये सब काम कर कर मैं पा लेता हूँ, अर्थात बच्चों के साथ घुल मिलकर उनके साथ बातें कर कर वो अपने बच्चों को इन बच्चों में देख लेता है। अगला अनुच्छेद। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई।
तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदु स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। जब मिठाई वाला रोहिणी को अपने जीवन की कहानी बता देता है तो रोहिणी मिठाई वाले की तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू है। उसी समय उसके बच्चे, रोहिणी के बच्चे चुन्नू और मुन्नू आ जाते हैं और रोहिणी से लिपट करके उसका आंचल पकड़ के कहते हैं कि अम्मा मिठाइयाँ कहाँ हैं। तो मिठाई वाला कहता है मुझसे लो, और ऐसा कहकर वह 2 कागज़ की पूड़ियों में मिठाई भरकर उन दोनों बच्चों को दे देता है। अंदर से जो रोहिणी है वो पैसे फेंक देती है। तो मिठाई वाला अपना पेटी उठाकर कहता है कि अब इस बार वह यह पैसे नहीं लेगा। इस पर दादी कहती है कि अरे अरे अपने पैसे ले जा भाई, हमको किसी की चीज़ मुफ्त में नहीं चाहिए। यह कहने से पहले ही मिठाई वाला वहाँ से जा चुका होता है और दूसरी गली में सुनाई देता है कि वही सुंदर स्वर में कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले ने पैसे इसलिए नहीं लिए क्योंकि पहली बार किसी पराये ने उससे यह पूछा कि तुम यह व्यवसाय क्यों करते हो, क्या वजह है। वह भावुक हो चुका था, उसको अपनेपन का एहसास होने लगा था। वह चुन्नू और मुन्नू में अपने बच्चों को देखने लगा था, जिस कारण वह पैसे नहीं लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का समापन हुआ। मैं आशा करता हूँ कि सबको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।